Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss a chapter from module C, that is Introduction to the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. तो ये आईबीसी जो है ये क्यों लाया गया? टू मैक्सिमाइज वैल्यू। देखो पहले क्या होता था, अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, किसी का दिवालिया निकल गया, कोई बैंकरप्ट हो गया, तो वो जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा था कि बैंकरप्ट डिक्लेयर होगा, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट सारी प्रॉपर्टीज को जब्त करेगा, बेचेगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस था, जिससे जब तक कि सारा मामला सेटल होता था तब तक एसेट्स की वैल्यू ही खत्म हो जाती थी। तो एसेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, सारा जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी का, उसे टाइम एफिशिएंट बनाना, ये एक मेजर गोल था। और पहले बहुत सारे लॉज होते थे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को लेके, अब एक सिंगल लॉ बना दिया गया है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है अगर कोई पर्सन यानी कि इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल डेट ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना कर पाए, ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंसी होती है। इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है कि हो सकता है कि लोन के प्लान को चेंज कर दो, रीपेमेंट के प्लान को चेंज कर दो, लोन का कुछ पार्ट राइट ऑफ कर दो कि ठीक है तुम इतना मत पे करो, इससे कम पे कर दो। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया जाए इंसॉल्वेंसी के अगेंस्ट, और उसकी जो एसेट्स है उनकी पोजेशन लेके डेट्स की पेमेंट को फुलफिल कर दिया जाए। फिर टर्म आता है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी होता है लीगल डिक्लेरेशन। अगर मान लो मैं लोन का पैसा नहीं चुका पा रही हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए, तो मैंने खुद ही वॉलंटरी डिक्लेयर कर दिया कि मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। हो सकता है कि जिससे मैंने लोन लिया है क्रेडिटर वो डिक्लेयर कर दे कि ये बैंकरप्ट है, इसके पास कुछ नहीं है, या कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे कि ये पर्सन बैंकरप्ट हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है अपनी डेट्स को चुकाने के लिए। तो कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता होता है, और कंपनी है तो कंपनी की सारी एसेट्स को लिक्विडेट कर देगा। और कई बार जो इंसॉल्वेंट अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कई बार उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के क्रेडिटर्स के बीच में पैसा बांट दिया जाता है। तो इंसॉल्वेंट क्या है कि मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी डेट नहीं चुका पाऊंगी, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं चुका पा रही हूँ अपनी डेट। बैंकरप्सी होती है लीगल डिक्लेरेशन कि मैंने लीगली खुद डिक्लेयर कर दिया, मेरे क्रेडिटर ने डिक्लेयर कर दिया, या कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बैंकरप्ट है, इसके पास पैसे नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये जो हमारा एक्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो एक तो होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेट को बोला जाएगा फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेट को बोला जाएगा ऑपरेशनल डेट। तो मान लो कंपनी ने लोन्स ले रखे हैं बैंक से, उन्होंने कोई लोन्स ले रखे हैं, कोई बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, उसके पैसे भी नहीं दिए, लीज पे सामान लिया है उसके पैसे भी नहीं दिए, कोई डेरिवेटिव की ट्रांजेक्शन की है उसके भी पैसे नहीं दिए, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल डेट होगी। जिनको वो पैसे देने हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। कंपनी ने जिन जिन का पैसा नहीं दिया, लोन का, बॉन्ड्स का, लीज का, जिनको नहीं दिया वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। मान लो अब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने कहीं से कुछ गुड्स खरीदे, कुछ सर्विसेज ली, उसका पैसा नहीं दिया। गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, नहीं पे किया, गवर्नमेंट को सेस पे करना है, नहीं पे किया, लीगल पेमेंट्स नहीं करी, एम्प्लॉयज को नहीं पे किया, ये सारी मेरी कंपनी की डेट ऑपरेशनल डेट होगी। और ये सारे जिनको मैंने पैसा देना है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। कॉर्पोरेट डेटर्स कौन से होते हैं? तो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने पैसा नहीं पे किया, ठीक है, मैं ओ करती हूँ फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट, तो मेरी कंपनी कॉर्पोरेट डेटर है। नेक्स्ट इज आईबीसी 2016 का कवरेज। तो ये जो आईबीसी एक्ट है, आपका कोड है, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। चाहे आप कंपनी हो अंडर कंपनीज एक्ट, आप कोई कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बने हो, आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, आप कोई ऐसी बॉडी हो स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन के थ्रू बनी है, कि गवर्नमेंट ने लॉ बना के कोई बॉडी सेटअप कर दी, कोई कॉर्पोरेट डेटर्स का आप पर्सनल गारंटर हो, इंडिविजुअल्स हैं वो भी अगर इंसॉल्वेंट होते हैं वो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर आते हैं। पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स जो पर्सनल गारंटीज देते हैं, सबके सब कवर होते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, सबके लिए आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। नेक्स्ट इज पिलर्स ऑफ आईबीसी। तो आईबीसी में क्या है?
एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो देखो, तीन चीजें देखनी है आपको। एक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और एक है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक तो खुद को एनरोल करवाना पड़ता है किसी प्रोफेशनल एजेंसी में, साथ के साथ उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में। इनकी मेन ड्यूटी क्या है? जो भी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेसेस हैं, लिक्विडेशन के प्रोसेस हैं, बैंकरप्सी के प्रोसेस है, उनमें ये लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, असिस्ट करते हैं। अब जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो ये जिस भी आईपीए में खुद को रजिस्टर करवाते हैं, एनरोल करवाते हैं, वो इनके कंडक्ट का ध्यान रखते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, आईपीस को फॉलो करनी पड़ती है। और अगर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो आपको लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन को पास करना पड़ता है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाता है आईबीबीआई में। अभी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, इसको भी खुद को आईबीबीआई में एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रजिस्टर करवाना पड़ता है। और ये किसको रेगुलेट करते हैं? आईपीस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज भी खुद का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एज आईयू अंडर आईबीबीआई। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, कोलेट करो, ऑथेंटिकेट करो और डिसेमिनेट करो। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं लेंडर्स पे, एंड जो टर्म्स ऑफ लेंडिंग है उन पे ये डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं कि कल कोई डिस्प्यूट ना हो डिफॉल्ट के केस में, सारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो वो एक जगह पे ऑथेंटिक तरीके से मिल सके। तो इसका मतलब मेन काम ये है कि एक तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेटाबेस मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है? मान लो अगर एक इंडिविजुअल की बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग शुरू करनी है, किसको एप्लीकेशन फाइल करोगे? कंपनी की बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, किसको एप्लीकेशन फाइल करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, उसे बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनता है अगर बैंकरप्सी का केस है, कंपनीज इन्वॉल्व हैं या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन्वॉल्व है, तब एप्लीकेशन किसको जाती है? एनसीएलटी को। और अगर इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग केस है बैंकरप्सी का या पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग केस है, उनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, तो एप्लीकेशन जाती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। तो अगर आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की अगेंस्ट एप्लीकेशन डालनी है, किसको डालते हो? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल को। अगर आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो आप किसके पास करते हो? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करते हो विद इन 30 डेज। ठीक है, ऑर्डर आने के 30 डेज में अपील फाइल की जा सकती है। 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हो। तो यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है? डीआरटी या फिर एनसीएलटी के पास। सिविल कोर्ट के पास या किसी भी और अथॉरिटी के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ना ही वो स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी अपील करनी है, कि पहले एनसीएलटी गए फिर एनसीएल 80 गए, अब उसके अगेंस्ट भी आगे अपील फाइल करनी है, तो विद इन 45 डेज आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। अगर आपको लगता है कि लॉ में ही कोई गलती है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अदरवाइज जो एनसीएलएटी बोल दे या डीआरएटी बोल दे, वो फाइनल डिसीजन होता है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पूरे रेगुलेटरी ओवरसाइट रखना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज पे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज पे, बाकी के पिलर्स के जो हिस्से है ना उन पे ध्यान रखना आईबीबीआई का काम है। आईबीबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2016 में इसे स्टैब्लिश किया गया अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो जो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है, इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी है, कॉर्पोरेट्स का लिक्विडेशन होता है, इंडिविजुअल की बैंकरप्सी है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करता है आईबीबीआई। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो है वो पहले इंस्टांस ऑफ डिफॉल्ट पे भी ट्रिगर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो, 10 चीजें हो तब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन स्टार्ट हो, नहीं, पहले ही डिफॉल्ट के इंस्टांस पे भी रिजोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। टाइम बाउंड प्रोसेस है। अगर डिक्लेयर हो गया कि ये इंसान इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, बस प्रोसेस स्टार्ट कर दो,
अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब जो क्रेडिटर है उसका पैसा फंसा हुआ है, तो वो ये देखेगा कि ये जो बिजनेस है इस पर्सन का जिसको हमने पैसे दे रखे हैं, क्या इसका बिजनेस रिवाइव हो सकता है या फिर कोई चांस नहीं है, सीधा बिजनेस को बंद करके जो जो एसेट्स बेच के पैसा आता है वो ले लें। तो ये डिसाइड किया जाता है, उस हिसाब से फिर प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है, जो हम आगे के जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे। Now let's discuss some MCQs related to this topic. So the first question is, Mr. Rajesh, a small business owner, has been struggling with severe financial difficulties and is unable to meet his debt obligations. तो एक मिस्टर राजेश नाम के स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, डेट ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कंसिडर किया और फिर वो कोर्ट के पास चले गए और वॉलंटरली खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपनी डेट्स नहीं पे कर सकता हूँ। ठीक है, कोर्ट ने क्या किया, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको लिक्विडेट किया और सेटिस्फाई कर दिया क्रेडिटर्स को। तो इस टाइम पे मिस्टर राजेश का लीगल स्टेटस क्या हुआ, लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी, डेट रीस्ट्रक्चरिंग या फिर बैंकरप्सी। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें उन्होंने खुद से वॉलंटरी डिक्लेयर कर दिया और कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे जो उनका लीगल स्टेटस है दैट इज ऑफ बैंकरप्सी। बैंकरप्सी होता है जब आप वॉलंटरी या कोर्ट डिक्लेयर कर देता है दैट यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स। ओके, चलिए। Next is evaluate the following statement and choose the correct combination that accurately represents the differences and processes between insolvency and bankruptcy. तो insolvency bankruptcy में काफी बार हमें difficulty आती है differentiate करने में। तो insolvency is a financial condition where an individual or organization cannot meet its financial obligations as and when they become due. तो अगर मैं अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं पूरे कर पा रही हूँ तो वो इंसॉल्वेंसी होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Bankruptcy is a financial strategy where individuals voluntarily decide not to pay their debts to save money. ऐसा नहीं है, bankruptcy होता है कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, वॉलंटरली आप डिक्लेयर कर देते हो या कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स। इंसॉल्वेंसी में आप अनेबल टू पे हो, बैंकरप्सी में वॉलंटरली या लीगल डिक्लेरेशन हो जाता है तो वो बैंकरप्सी आ जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। इंसॉल्वेंसी कैन समटाइम्स बी रिजॉल्व थ्रू ऑल्टरिंग द रीपेमेंट प्लान और राइटिंग ऑफ पार्ट ऑफ द डेट, बट इफ नॉट इट लीड्स टू लीगल एक्शन एंड एसेट लिक्विडेशन। कहते हैं इंसॉल्वेंसी को आप कई बार रिजॉल्व कर सकते हो रीपेमेंट प्लान करके, कुछ डेट को राइट ऑफ करके, लेकिन अगर तब भी रिजॉल्व नहीं होता तो फिर लीगल एक्शन लेना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। On declaring bankruptcy, the court liquidates the debtor's personal property to satisfy creditors, provides the debtor a fresh start. तो ये भी बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी तो कोर्ट मेरी एसेट्स को बेच के मेरे जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा पे कर देगा और फिर मुझे मतलब मुक्ति मिल जाएगी फिर उस चीज से कि कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1, 3 and 4, दैट इज बी। नेक्स्ट इज एक टेक्सटाइल कंपनी है फेब्रिको नाम से, उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है, उन्होंने 2 करोड़ तक का डिफॉल्ट कर दिया। कंसिडरिंग द डिफॉल्ट अमाउंट एंड द प्रोविजन ऑफ आईबीसी 2016, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर क्रेडिटर्स सीकिंग टू रिकवर देयर ड्यूज। अगर देखो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में जैसे आपको पता है, अगर डिफॉल्ट कंपनी ने, कॉर्पोरेट ने डिफॉल्ट किया है, अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है तो फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज पर आईबीसी एज द डिफॉल्ट इज एक्सीडिंग ₹1 करोड़। 2 करोड़ का है ना, तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में सूट फाइल कर दो या इमीडिएटली बोलो कि लिक्विडेट ही करना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो। हमें पूछा गया कि आईबीसी के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज जेकेएल इंडस्ट्रीज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ रहा है, उन्होंने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करवाया एंड फिर अल्टीमेटली जो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सटेंशन वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि सारा प्रोसेस करने में एक्सटेंशन वगैरह मिला के इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या बोलता है कि ये पूरा प्रोसेस कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए, एक्सटेंशन मिला के। तो एक्सटेंशन मिला के 330 डेज में हमारा ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।